हेलो दोस्तों, इजी प्लस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो साइंस का क्लास चल रहा है हम लोगों का, यानी हम लोग हाई स्कूल की जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, वह कवर कर रहे हैं। किसके लिए? रेलवे के लिए। जिसमें से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका हमने पहला क्लास कर लिया है। और उस पहले क्लास में हमने क्या सीखा था, हमने क्या डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। उसके बाद कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्या देखा था, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, या किसी रिएक्शन को कैसे संतुलित किया जाता है। तो हमने क्या देखा था पिछले कक्षाओं में, पिछले के क्लास में मैंने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वह क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या परिवर्तन होता है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आज हम उससे आगे देखेंगे। हमें आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके कई प्रकार हैं। क्या है? उसके कई प्रकार हैं। जैसे हमें पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया के बारे में। किस अभिक्रिया के बारे में? संयोजन अभिक्रिया के बारे में। दूसरा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तीसरा, वियोजन अभिक्रिया। किस अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है? वियोजन अभिक्रिया। और चौथा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पांचवा हमें पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या है या कैसे हम पहचान करेंगे कि ये जो रिएक्शन दिया गया है या विस्थापन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। छठा पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। सातवां पढ़ना है उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, और उसके बाद आठवां अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, और उसके बाद नौवां रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो अगर आप इन सभी अभिक्रियाओं को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वैसे रेलवे का जो पूछने का इस चैप्टर से जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला चीज़ तो आपको रिएक्शन दिया जाएगा और उस रिएक्शन को संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। और दूसरा जो एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, आपको 4 रिएक्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और उन चारों में से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, विस्थापन अभिक्रिया कौन है, या उपचयन अभिक्रिया पूछ सकता है, या संयोजन अभिक्रिया पूछ सकता है। मतलब इसी में से कोई एक अभिक्रिया इस चारों ऑप्शन में से होगा। यानी अभिक्रिया का क्या करना है, आपको पहचान करना है, रिएक्शन का पहचान करना है कि ये जो दिया गया इनमें से कौन सा ये रिएक्शन है। तो यही क्वेश्चन क्या होते हैं, अक्सर रेलवे में पूछे जाते हैं पहले चैप्टर से। अब हमने किया, पिछली क्लास में होमवर्क दिया गया था, 2 क्वेश्चन दिए गए थे। पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन जो दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया था HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस और प्लस क्या था H2O। तो इसको क्या करना है, बैलेंस करना है।
तो हमने क्या देखा था कि जो ये एरो लगा हुआ है, इस एरो के पहले क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। इधर क्या लिखा जाता है, अभिकारक, किस तरफ, लेफ्ट के साइड में। और जो राइट है इस तरफ क्या लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट यानी उत्पाद लिखे जाते हैं। और हमने द्रव्यमान संचरण के निम्नानुसार ये देखा था कि जो अभिकारकों की द्रव्यमान संख्या है वह किसके बराबर होनी चाहिए, वह उत्पाद के द्रव्यमान संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी समीकरण जो है वह संतुलित होगा या संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और अगर संतुलित नहीं होगा तो उसे कौन सा समीकरण कहेंगे, उसे हम कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक, अब इसको हम करते हैं बैलेंस। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये जो परमाणु लिखे गए हैं ये सभी परमाणु कितने कितने हैं, यानी परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी लिखी गई है इस रिएक्शन में। NO3 का होल ट्वाइस और प्लस के हो जाएगा H2O। हाइड्रोजन अगर देखा जाए, हाइड्रोजन इधर यहाँ पर कितना दिया गया है, 1, और यहाँ से इसका यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, इस 2 का इसमें गुणा होगा, यानी ये भी हो जाएगा 2, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2 हो जाएंगे कुल कितने, 3। और इधर देखा जाए, अगर प्रोडक्ट में देखा जाए तो प्रोडक्ट में कितने बने हुए, 2, केवल और केवल कितने हैं, 2। तो इसका मतलब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे किया जाए, उसके बाद दूसरा चीज़, नाइट्रोजन यहाँ पर केवल 1 दिख रहा है और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर नाइट्रोजन है, इसका मतलब इस 2 का गुणा नाइट्रोजन वाले में भी होगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन दिया गया प्रोडक्ट में, और ये जो अभिकारक दिया है, रिएक्टेंट दिया गया है, इसमें 1 दिया गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसके बाहर 2 से गुणा कराना है। जैसे हम इधर 2 से गुणा करेंगे, इस 2 का पूरे में गुणा होगा, पूरे में HNO3 पूरे में गुणा होगा तो बन जाएगा 2HNO3। अब हाइड्रोजन 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 4 बन गया। और यहाँ से देखा जाए हाइड्रोजन 2 अभी भी बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट लगा के यहाँ लिख दे अगर 2, तो ये भी हो जाएगा 2 दूना 4, यानी इस 2 का गुणा इसके अंदर होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ भी कितना है हमारे पास, 4, यानी हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब उसके बाद नाइट्रोजन पहले से ही बैलेंस, क्योंकि हमने उसको भी बैलेंस कर लिया उसी साथ में। अब देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को कैसे हम बैलेंस करेंगे। इधर देखिए पहले प्रोडक्ट की तरफ, तो पहले अभिकारक की तरफ, अभिकारक में कितना दिया गया है, 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे इस 2 का गुणा इस वाले हाइड्रोजन में भी होगा तो हो जाएगा +2 और, तो मिलकर कितने हो जाएंगे, 8। यानी इधर जो ऑक्सीजन दिए गए हैं वो 8 दिए गए हैं। और यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में इस 2 का गुणा इसमें होगा, इस वाले ऑक्सीजन में, तो बन जाएगा 2। और इस 2 का गुणा अंदर होगा, इस 2 का गुणा अंदर होगा तो 3 दूना कितना बन जाएगा, 6, यानी 3 गुणे 2 बन जाएगा कितना, 6। तो 6 पहले यहाँ इस वाले पहले वाले में और 2 बाद दूसरे वाले में, तो हो जाएगा कितना, 8। यानी हमारा जो ऑक्सीजन वो भी बैलेंस हो गया। उसके बाद कैल्शियम देखा जाए, कैल्शियम इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, यानी दोनों तरफ क्या हो गए, हमारे सभी परमाणु बराबर हो गए। यानी जो रिएक्शन बना 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिब्स बन जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं, जो अगला होमवर्क दिया गया था, क्या दिया गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सल्फ्यूरिकम H2SO4 गिव्स Na2 सोडियम सल्फेट और प्लस पानी H2O। अब इसको हम देखते हैं कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो बैलेंस करने का वही तरीका, हीट एंड ट्रायल। कैसे हीट एंड ट्रायल बैलेंस किया जाता है, सबसे पहले क्या करना है, आपको परमाणु की संख्या पता करनी है कि जो अभिकारक दिया गया है उसमें कितने कितने हैं और जो प्रोडक्ट हमारा है उसमें कितने कितने हैं। और ये जो कंपाउंड दिए गए हैं इसके चारों तरफ हमें ब्रैकेट लगाना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, जो भी परिवर्तन करना है इसके
बाहर करना है। अब क्या करेंगे, हम बैलेंस करते हैं सबको बारी बारी से। तो नाइट्रोजन ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ 1 दिया गया और यहाँ पे 2 दिया गया है। अब कैसे बैलेंस होगा, 2 से गुणा करके। तो जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा 2 और प्रोडक्ट में भी 2। अब देखते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो 2 यहाँ से हो गया पहले वाले से, और दूसरे वाले प्रोडक्ट से, दूसरे वाले अभिकारक से 4, तो मिलकर कितना हो जाएगा 6। अब प्रोडक्ट में पहले वाले से 4 और दूसरे वाले से 1, तो मिलकर कितना हो गया 5। यानी हमारा बैलेंस नहीं है। हमें कितना करना है 6। तो अगर हम इधर 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, यानी 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं। तो हाइड्रोजन 2, क्योंकि इस 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट के अंदर पूरे में सभी परमाणु में होगा, तो 2 और उसके बाद इधर से 2, तो मिलकर हो जाएगा 4 क्या हाइड्रोजन। और इस तरफ प्रोडक्ट की तरफ कितना है 2 दूना 4, यानी इस 2 का गुणा अंदर होगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यानी मिलकर कितना हो गया 4। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर देखिए इधर भी 1 और इधर भी 1, यानी सल्फर हमारा पहले से बैलेंस हो। तो बैलेंस हो गया 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स क्या बन गया Na2SO4 प्लस 2H2O, यानी केवल यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना था और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में पहली अभिक्रिया जो है वह क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या है या कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो ये संयोजन अभिक्रिया है, आपको शब्द से ही लग रहा है संयोजन, यानी क्या होगा संयोग होगा। क्या होगा, संयोग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक, मान लीजिए कि आपके पास 2 पदार्थ हैं, ठीक, और इन दोनों पदार्थों को आपने क्या किया, इन दोनों पदार्थों की बीच अभिक्रिया कराई। तो जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के बाद यदि केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट बन के आए, कितने प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बन के आए, तो ये जो रिएक्शन होगा कैसा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कही जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, और अभिकारक हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्या है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर कितने उत्पाद का, एकल, यानी एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा पहला, कोयले का दहन। किसका दहन, कोयले का दहन, यानी कोयले को जब जलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया। कैसे, कोयला मतलब हो जाएगा कार्बन, और ये जो कार्बन होगा कैसे जलेगा, ऑक्सीजन के साथ जलेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा CO2। क्या बन के आएगा, प्रोडक्ट CO2। देखिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं, एक कार्बन हो जाएगा और एक ऑक्सीजन। इन दोनों की अभिक्रियाओं से, जो इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया हुई तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CO2। क्या बना, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो अभिक्रिया हुई कैसी अभिक्रिया हो गई, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया हो गई, यानी संयोजन अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं जल का निर्माण। किसका निर्माण,
जल का निर्माण। तो जल का निर्माण कैसे होगा, यानी पानी कैसे बनेगा? हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराइए तो बन जाएगा क्या? हाइड्रोजन, जल बन जाएगा, यानी 2H2O। कैसे बैलेंस होगा? यहाँ 2 लगाकर ये क्या बन गया? जल बन गया। यानी ये जो अभिक्रिया लिखी गई है कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। अब अगला एक देखते हैं रिएक्शन और। आप ले लीजिए बिना बुझा हुआ चूना CaO प्लस H2O गिव्स क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना। आप लोगों ने देखा होगा कि घर पे काफ़ी लोग जो है, मतलब काफ़ी लोगों के घर में माता पिता हो गए, पिताजी हो गए या फिर भाई हो गए, तो तंबाकू का सेवन करते हैं। तो तंबाकू का सेवन जब करते हैं तो उसमें चूना भी उपयोग में लाते हैं। तो वो चूना आप ध्यान से देखिए, जब वो चूना पाउडर के रूप में होता है, वही चूना जब पाउडर के रूप में होता है, उसको आप क्या कीजिए कि एक बर्तन में पानी डाल के रख दीजिए। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे क्या होगा, कुछ देर के बाद देखेंगे ये बर्तन जो है वो गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। कौन सा बर्तन? जिसमें वो रखा गया है। यानी वहाँ पे रिएक्शन होकर के बन जाएगा यही CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और वहाँ पर ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ ऐसा भी रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ ऊर्जा भी बन रही है, एनर्जी भी बन रही है। तो क्या उसको अलग नाम दिया जाएगा या संयोजन अभिक्रिया में ही रखी जाएगी? हाँ, उसको हम संयोजन अभिक्रिया में रख सकते हैं और अलग नाम भी दे सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी मतलब क्यों? क्योंकि उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या हुआ? उत्पाद के साथ साथ क्या हुआ? ऊर्जा का भी उत्सर्जन हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस का दहन। किसका दहन? प्राकृतिक गैस का दहन, यानी जो प्राकृतिक गैस है उसका दहन किया जाएगा। कैसे? हम ले लेते हैं मेथेन CH4 और इसको क्या किया गया? इसको जलाया गया। तो जब इसको जलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक बनेगी और पानी बन जाएगा, और क्या निकलेगा? और यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा। बैलेंस कर लीजिए यहाँ पे 2 लगा के। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें प्रोडक्ट बन रहा है 2, एक तो जल बना और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ क्या बन गई? ऊर्जा बन गई, यानी ऊर्जा का भी उत्सर्जन हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें उष्मा का उत्सर्जन हुआ है। ये हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा श्वसन, यानी श्वसन भी एक जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? इसमें क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके कार्बोहाइड्रेट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? कार्बोहाइड्रेट में। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये फिर चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज में। और ये जो ग्लूकोज है यह सेल के पास जाएगा और वहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। कौन? ग्लूकोज जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद वहाँ से क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा, और उसी एनर्जी का प्रयोग करके हम ढेर सारे कार्य करते हैं। ठीक, तो क्या बना इसमें? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई गई, यानी ग्लूकोज का C6H12O6 और प्लस
6O2 यानी ऑक्सीजन लिया गया, यानी ऑक्सीजन की अभिक्रिया ग्लूकोज के साथ कराई गई तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब हम अंदर सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है, यानी उसी ऑक्सीजन का उपयोग करके यहाँ पर हो रहा है अभिक्रिया। और जब अंदर अभिक्रिया हो जाती है तो उसके बाद जो बाहर निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या 6CO2 और प्लस 6H2O, और वहाँ से क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा, यानी हमें एनर्जी मिलती है। तीसरा हो जाएगा, हमने देखा होगा कि जो कंपोस्ट खाद है, क्या है, कंपोस्ट खाद, यानी जो साग सब्जियां होती हैं, जो वनस्पति होती है, जब वो सड़ता है तो वहाँ पर कंपोस्ट खाद बनती है। और जब कंपोस्ट खाद बनती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपोस्ट खाद बनने के साथ साथ वहाँ ऊष्मा भी निकलती है, यानी ऊर्जा भी निकलती है। तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वो कैसे अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हमने पहला देखा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और उसके बाद हमने कौन सी अभिक्रिया देखी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होगा, क्या होगा, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा, तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब अगला देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर अगला हो जाएगा तीसरा, वियोजन अभिक्रिया। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को एक नाम और दिया गया है, अपघटन अभिक्रिया। यानी आपको यह भी लिखा हुआ मिल सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। तो वही जो वियोजन अभिक्रिया है वही अपघटन अभिक्रिया है, यानी दोनों सेम है, एक ही चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है शब्द अपघटन, यानी वियोजन। इसका मतलब क्या हुआ, वियोजन का मतलब या अपघटन का मतलब क्या हो गया, टूटना। अर्थात जब एक ही अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया में क्या होती है, एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाता है। क्या करता है, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाता है। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है या अपघटन अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जो अभिकारक दिया जाएगा उसको तोड़ने के लिए, उसका अपघटन कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। और जो वो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम कई तरह से दे सकते हैं। जैसे पहला हो सकता है ऊष्मीय वियोजन, यानी ताप देकर ऊष्मीय वियोजन। दूसरा वैद्युत वियोजन, कौन सा हो जाएगा, वैद्युत वियोजन। और तीसरा हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन। कैसा वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। यानी तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा ही क्या हो रहा है, ऊष्मा दी जा रही है। तो पहला देखते हैं उदाहरण इसमें ऊष्मीय वियोजन का, कि ऊष्मीय वियोजन कैसे होगा या कौन सी अभिक्रिया होगी। ले लेते हैं पहले फेरस सल्फेट। क्या, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस। तो इसमें एक ही लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसका वियोजन कराना है। 4 हाँ, देखते हैं अभिक्रिया 4। अब इसको क्या करते हैं, हम ऊष्मा देते हैं। इसको जब ऊष्मा दी जाएगी तो यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक यानी 3 उत्पाद बनाएगा। कौन कौन, एक फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राई।
कितने प्रोडक्ट दिए गए, यानी यहाँ पे अभिकारक कितने दिए गए हैं, एक, यानी एक ही अभिकारक टूट करके 3 भागों में बट गया, यानी बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी अब ये बैलेंस हो गया। तो फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाएगी, रिएक्शन कराया जाएगा, तो क्या होगा, वह 3 प्रोडक्ट बनाएगा। कौन कौन से, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो अभिक्रिया हुई, कैसी अभिक्रिया हुई, वैद्युत ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी अपघटन अभिक्रिया, यानी कि क्या इसको बताया जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। और एक ले लेते हैं चूना पत्थर, CaCO3 गिब्स। अब इसको भी ऊष्मा दी जा रही है, हीट दिया जा रहा है, ताप दिया जा रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। इसका आप लोग उदाहरण देखे होंगे, इसका उदाहरण आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जब घर की सफ़ेदी होती है, ये क्या है, चूना पत्थर, चूना पत्थर। जब घर की सफ़ेदी होती है तो क्या होता है कि हम लोग जब उसमें पेंट लगाते हैं, चूना घोलकर पेंट लगाते हैं, तो तुरंत उसमें चमक नहीं आती है। वो जो चमक होती है वह थोड़ी देर के बाद आती है, जो चमक होती है वो थोड़ी देर के बाद होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ से जो पानी होता है वो सूख जाता है, या पानी बाहर चला जाता है। तो केवल बचता कौन क्या है, वो केवल और केवल बचता है वही जो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड ही पूरा का पूरा बचा रहता है, इसलिए क्या होती है, सफ़ेदी आ जाती है। अब अगला देखते हैं वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन दूसरा हो जाएगा क्या, वैद्युत वियोजन, यानी विद्युत के द्वारा भी वियोजन किया जाता है। कैसे, क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं बीकर, यहाँ पे 2 एनोड लगा, एक लगाएंगे एनोड, एक तरफ एनोड हो जाएगा और एक तरफ हो गया कैथोड, और इन दोनों एनोडों को जोड़ देंगे हम बैटरी से। यहाँ एक स्विच लगाएंगे ऑन करने के लिए, ये हो गई बैटरी। अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे पानी, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक, इसके अंदर पानी भरा हुआ। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर के बाद एनोड पर ऑक्सीजन एकत्रित हो जाएगा और जो कैथोड है उस पर हाइड्रोजन एकत्रित हो जाएगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन एकत्रित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, पानी को गर्म किया, विद्युत वियोजन कराया, और वहाँ जब हमने विद्युत वियोजन कराया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 प्रोडक्ट बने। कितने प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट बने। तो ये जो अभिक्रिया हुई, एक ही अभिकारक, एक ही रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट बने, तो कैसी अभिक्रिया कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अगली हो जाएगी प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है, इसमें सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उससे उसको गर्म किया जाता है, उससे उसको ऊष्मा दी जाती है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड को लेकर के हम क्या करेंगे, उसको सूर्य की रोशनी में रख देंगे। तो जब सूर्य की रोशनी में रख देंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, तो हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद उसमें बदलाव आया। क्या बदलाव आया, वो जो वाइट कलर का है, जो वाइट कलर का सिल्वर है, वह चेंज हो गया है ग्रे कलर में। किसमें, ग्रे कलर में, यानी वहाँ से सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन जो हो गई वह भी अलग हो गई। यानी हमने क्या देखा, जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो उसमें रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग, यानी ग्रे कलर की अब सिल्वर हो जाएगी। यानी इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। किससे हुआ, सन लाइट से हुआ। अगला एक उदाहरण देते हैं, ऐसा ही उदाहरण हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो यहाँ जब इसको गर्म किया जाएगा, इसको जब प्रकाश दी जाएगी, सनलाइट दिया जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे सिल्वर अलग हो जाएगी और ब्रोमीन
ये भी अलग हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसी रिएक्शन का प्रयोग करके ब्लैक एंड वाइट, क्या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जाती है। यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसी रिएक्शन का उपयोग करके की जाती है। अब हमने देखा कि ये सभी जो रिएक्शन हैं, सभी रिएक्शन में हमें ऊष्मा की बाहर से आवश्यकता पड़ रही है। क्या पड़ रही है? बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। तो क्या हम इसको और किसी अभिक्रिया के नाम से बुला सकते हैं या कह सकते हैं? जी हाँ, कह सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? हम लोग कहेंगे उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ले रही है ऊष्मा, तो इसे क्या कहेंगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम लोग? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें बाहर से ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो वैसी अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या हो रहा है? रिएक्शन कराने के लिए बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता हमें पड़ रही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देखेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया जो है, इसमें क्या होता है? एक तत्व जो है वह दूसरे तत्व को उसके यौगिक से डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापन मतलब विस्थापित कर देगा। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है कि अभिकारक जो है, हम मान लीजिए कि हमने 2 अभिकारक लिए और 2 अभिकारकों में जो तत्व दिए गए हैं, वह तत्व क्रियाशीलता के आधार पर, कैसे? क्रियाशीलता के आधार पर, यानी जो तत्व अपने दूसरे वाले तत्व से अगर क्रियाशीलता में ज़्यादा होगा, यानी उसकी क्रियाशीलता अगर ज़्यादा होगी, तो उसके कंपाउंड से उसको विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। कैसे? देखते हैं। हमने क्या लिया? आयरन और प्लस कॉपर सल्फेट। क्या लिया? कॉपर सल्फेट। तो ये क्या करेगा? आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो ऐसी जो अभिक्रिया होगी उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए कि पहचान कैसे करेंगे। यानी हम देखेंगे अभिकारक में जो परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्या हो रहा है? एक तत्व जो है वह दूसरे वाले तत्व को विस्थापित कर देगा। क्यों विस्थापित करेगा? क्रियाशीलता के आधार पर। यानी जो तत्व हैं उनकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है, उसी आधार पर जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी वह क्या करेगा? अपने कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हमको पहचान केवल करनी है कि जो ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो उसका तो हम पहचान कर लेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई दूसरा रिएक्शन दिया गया और आपसे, जैसे मान लीजिए पहले उदाहरण ले लेते हैं कि एक पहला हो गया सोडियम और यहाँ पे कोई दूसरा एक रिएक्टेंट था, मान लीजिए एल्युमिनियम हो गया, तो क्या सोडियम एल्युमिनियम को विस्थापित कर देगा या नहीं कर पाएगा? तो अगर जब आपको पता होगा कि सोडियम की क्रियाशीलता एल्युमिनियम से ज़्यादा है या एल्युमिनियम की क्रियाशीलता सोडियम से ज़्यादा है, तब तो आप बता पाएंगे कि अच्छा विस्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, तो ट्रिक लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं क्या है। वह ट्रिक है, कल्लू नाम का एक जिन है। क्या है? कल्लू नाम का मंगल से एक जिन आया है। जिन आया, कहाँ आया? पब में आया। अब भाई जब पब में आया तो हंगामा तो होगा ही। पब में आया तो हंगामा क्यों होगा? हंगामा क्यों होगा?
आगे औरतों से। औरतों से, यही ट्रिक है। कैसे? का अर्थ निकलेगा इसमें ना का, और फिर का परागमंत्र का हो जाएगा, और मंग, और फिर ला से, फिर जी से, और उसके बाद आया से, फिर पब से, उसके बाद हंगामा से सब हो जाएगा, फिर क्यों हो जाएगा, उसके बाद होगा, फिर आगे और औरतों। तो पहले लिख लेते हैं। क्या है? पहले हो गया का, फिर हो जाएगा ना, फिर अगला हो जाएगा मंग, अगला भी का है, अगला भी का है, उसके बाद मंग हो जाएगा, उसके बाद ला, उसके बाद जी, और आया का आ हो जाएगा, पब का पूरा पब होगा, और हंगामा यानी हंग होगा, उसके बाद क्यों, उसके बाद होगा पूरा, और आगे पूरा, और औरत से आ हो जाएगा। अब इसको हम डिकोड करते हैं। तो का से हो जाएगा के, ना से हो जाएगा यने, और का से हो जाएगा सी ए। पहला जो का है उसमें आ का मात्रा नहीं है, और दूसरे वाले में है तो। और मंग से हो जाएगा एम जी, ला से हो जाएगा ए एल, जी से हो जाएगा जेड एन, आ से हो जाएगा आयरन एफ ई, पी बी पब, हंगामा एच हो जाएगा क्यों से सी यू, होगा एच जी यानी पारा, और आगे से ए जी, औ से ए यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पोटेशियम दिया गया है, और सोडियम और कैल्शियम। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कैल्शियम की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है या सोडियम की, तो आंसर क्या होगा? सोडियम की। अगर आपसे पूछा जाए एल्युमिनियम की ज़्यादा है या कॉपर की ज़्यादा है, तो आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम की। यहाँ पे अगर पूछा जाए आयरन की ज़्यादा है या चांदी की ज़्यादा है, तो आयरन की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण दिया गया, यहाँ पे जिंक हो गया और कॉपर सल्फेट हो गया, दोनों की अभिक्रिया कराई गई। तो अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा? क्या इसको ये डिस्प्लेस कर देगा या नहीं करेगा? तो देखिए, पहले वाले लाइन में दिया गया है Zn और दूसरे लाइन में दिया गया है Cu, यानी ये Zn की अभिक्रियाशीलता जो है, जिंक की अभिक्रियाशीलता जो है वो कॉपर से ज़्यादा है, यानी विस्थापित कर देगा। बनाएगा क्या? ZnSO4 जिंक सल्फेट, और अलग हो जाएगा कॉपर। यानी ये जो अभिक्रिया होगी, कैसे अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। ऐसे ही हो जाएगा लेड और प्लस कॉपर क्लोराइड, तो बन किया जाएगा लेड क्लोराइड और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि संयोजन क्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी क्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी क्रिया क्या होती है, वियोजन क्रिया क्या होती है, और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो अभी भी कई अभिक्रियाएं बची हुई हैं, हम उसको अगले के क्लास में कवर करेंगे। तो आज का होमवर्क ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? पहला सोडियम क्लोराइड प्लस NaNO3 सिल्वर नाइट्राइड, और बनेगा AgCl प्लस NaNO3। इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl।